আপাতত। Thank you very much. Nice of you. Intellectual part প্রদীপ বাবু এখানে বসে আমি সেটা একটু ভেরি শর্টতে বলতে চাই कि আমি এখানে যে আসবার আগে मैं আমাকে मैडम बोलने आसनसोल जेते तो मैं बता दूं कि आसनसोल में जिंदगी में कभी नहीं आया। और जैसा अभी इन लोगों ने कहा कि राजनीति में आप आए और ऐसा लगता था कि इतने बड़े कलाकार हैं, चाहे नामचीन शख्सियत हैं, व्यक्तित्व हैं, आपको लोग मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे। यहाँ तक लोगों ने कहा कि आप यहाँ बाहरी बाबू हो, कई लोगों ने कहा बिहारी बाबू नहीं बाहरी बाबू हो। तो ये भ्रांति जिस तरह से चल रही थी और फैलाई गई थी, एक तरफ तो मैं बाहरी बाबू से बिहारी बाबू से बाहरी नहीं बल्कि बिल्कुल अंदर का बाबू हो गया, बिहारी बाबू से बंगाली बाबू हो गया, न सही मानों में मैं हिंदुस्तानी बाबू हो गया। इसके लिए इनमें देश की सबसे इम्पॉर्टेंट, प्रोमिनेंट, सबसे लोकप्रिय, सबसे पावरफुल, सबसे ममतामयी ममता जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपने तृणमूल कांग्रेस को, अपने साथियों को, अपने सहयोगियों को, अपने लीडर्स को उन्होंने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल लड़ेंगे। और मुझे इस बात की खबर नहीं थी, मुझे नई खबर थी। उन्होंने हमें फ़ोन किया कि हमने आपका नाम अनाउंस कर दिया है। मैं हमेशा शुरू से बहुत आदर करता रहा हूँ ममता जी का, आज भी करता हूँ, पहले भी करता था। और हम बहुत बार इकट्ठे स्टेज में भी शामिल हुए थे। परेड ग्राउंड में बहुत बड़ी विशाल सभा हुई थी। उसके पहले केजरीवाल जी की सभा थी दिल्ली में, 3 आदमी मेन। তুমি যা কিন্তু একবার চিন্তা করবে না, তুমি নিশ্চয়ই জিতবে। আবার উन्होंने कहा নিশ্চয়ই জিতবে। और हम सब भाई मोले बाबू আছেন, অভিজিৎ আছে, এখানে হররাম बाबू আছেন, नारायण बाबू আছেন, अमरनाथ चैटर्जी। लोगों ने दिल जीत लिया। टीएमसी के वर्कर्स ने, टीएमसी के लीडर्स ने जो प्यार दिया, मान दिया, सम्मान दिया, बट सबसे ज़्यादा यहाँ की जनता जनार्दन ने। और मुझे तब याद आया कि मैं राजनीति में क्यों आया था। मुझे तो आने की ज़रूरत नहीं थी, सब कुछ है, अभी भी ऐसे सही मायने में तो आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं जिन लोगों से इंस्पायर्ड होकर राजनीति में आया, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत आया। और सामाजिक जिम्मेदारी के तहत आया हूँ तो इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए भरपूर कोशिश करूँगा, यथाशक्ति यथाभक्ति। और इसीलिए जब ममता जी ने मुझे कहा और मैं आसनसोल आया, तो आते के साथ आसनसोल मेरा हो गया और मैं आसनसोल और बंगाल का हो गया। और इसलिए जैसा कहा अभिजीत जी ने कहा, चाहे नारायण बाबू ने कहा, इसके पहले हरराम जी कह रहे थे कि हर महीने 2-3 बार, लोग कहते थे कि कोई लोग तो 6-6 महीने नहीं आते थे यहाँ पे, मैं हर महीने 2-3 बार आता गया। जो काम हो सका, और मैंने प्रायोरिटी रखी। मैं कंस्ट्रक्शन के अलावा ने ये रोड्स के, कम्युनिटी हॉल के, मेरी प्रायोरिटी रखी जो आज भी है, हेल्थ एंड एजुकेशन। तो मैं इन 2 प्रायोरिटीज़ पे आगे बढ़ने की कोशिश की। और हम लोग इन सब से मिलकर, इन लोगों का मैं बहुत आभारी हूँ। साथ साथ मैं अभी इस मामले में इस तरह से जो ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरा खर्च किया है, और खर्च आपके सामने एक पैसे का हिसाब रखा, उसके लिए मैं इन लोगों के साथ साथ तृणमूल कांग्रेस और हाँ लीडर्स और वर्कर्स के साथ साथ मैं अपने सहयोगियों का भी, जिसमें कुट्टी जी यहाँ पे हैं और संतोष जी हैं, राहुल जी हैं, इन लोगों का भी बहुत आभारी हूँ कि इन लोगों ने बहुत दिन रात मेहनत करके, हमने कहा कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, कि आज तक फॉर्चुनेटली बाय ग्रेस ऑफ गॉड, अल्लाह ताला के फजल से, वाहेगुरु के आशीर्वाद से, प्रभु की असीम अनुकंपा से आज तक आप लोग कई बार मेरी बातों से सहमत होते हैं या सहमत नहीं होते हैं, लेकिन आज तक मेरे ऊपर कभी किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम, एलिगेशन, आरोप, भ्रष्टाचार का आरोप कभी भी ना आपने सुना होगा ना पढ़ा होगा। तो कोशिश हमने यही की, इसलिए मैंने ट्रांसपेरेंसी पे जोर दिया कि सिर्फ काम, अच्छा काम का होना ही ज़रूरी नहीं है, अच्छा काम का होता हुआ दिखना भी उतना ही ज़रूरी है।
और इसीलिए मैंने इन लोगों से कहा कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, यहाँ पर ऐसा ना हो कि आसनसोल में एक जिम्मेदारी का एहसास है, यहाँ के लोगों का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, दीदी का पूरा विश्वास है मुझ पे, और दीदी का विश्वास इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जो पिछली बार मेरी जीत हुई वो जीत सही मायनों में मेरी नहीं थी, सही मायनों में वो जीत हुई ममता जी के मेरे ऊपर पूरे विश्वास की, ममता जी के संपूर्ण व्यक्तित्व की, ममता जी के नेतृत्व की, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की, उनके वर्कर्स की, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा बंगाल की जनता और ख़ासकर आसनसोल की जनता जनार्दन की। इसलिए मैं हमेशा इस बात से हमेशा इसका ख्याल रखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। एकदम एक जिम्मेदारी का एहसास है मेरे ऊपर, जैसे मैं लगा मुझे तो राजनीति में आने की ज़रूरत ही नहीं थी। मैं तो उसी कहावत से आया था कि इफ गुड पीपल आर नॉट विलिंग टू एंटर इनटू पॉलिटिक्स दे शुड बी रेडी टू बी गवर्न्ड बाय द बैड पीपल। अगर अच्छे लोग राजनीति में आने के लिए तैयार नहीं हैं तो उन्हें तैयार रहना चाहिए बुरे लोगों के शासन में घुट घुट के जीने के लिए या घुट घुट के मरने के लिए। इसने हमको बहुत प्रभावित किया था और इसलिए मैं अपनी कलाकार के होते हुए, उसकी ऊंचाइयों पे होते हुए मैं अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत राजनीति में आया और राजनीति में आते हुए कई मुकाम पार करता हुआ या कई जगह संघर्ष करता हुआ दीदी के आह्वान पे, आप लोग के समर्थन से, इन लोगों के सहयोग से आज मैं आसनसोल में हूँ अपनी जनता जनार्दन के बीच में, और ये मैंने सामने रखा है। मैं आप तमाम लोगों का बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मान सम्मान दिया और स्वीकृति दी, एक्सेप्टेंस दिया। ये एक्सेप्टेबिलिटी, ये रेस्पेक्टेबिलिटी, ये जो हमें यहाँ मिला है या मैंने पाई है जो, वो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊँगा। और शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि दीदी ने इस बार पूरे बंगाल में, जैसे प्रदीप बाबू ने कहा, इंटेलेक्चुअल पार एक्सेलेंस प्रदीप बाबू ने कहा, पूरे इंडिया में पहले नाम की घोषणा जो हुई आपके हमारे आसनसोल की हुई और आपके अपने प्रार्थी की हुई। लेकिन मैं बता दूं, अभी जैसा इन्होंने कहा, हरिराम जी ने या शायद नारायण बाबू ने कहा, अभी मैं सिर्फ प्रार्थी नहीं हूँ, अभी मैं एमपी भी हूँ यहाँ का। लेकिन अगली बार जब आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह, जल्दी होगी, बहुत जल्दी, तो वो होगी प्रार्थी के तौर पे। अगर तब तक चुनाव की घोषणा हो जाएगी तब तक प्रार्थी के तौर पे हो। ये बहुत बड़ा मान दिया है हो गया। जैसे मैंने पहली बार कहा था मैडम को, उन्होंने कहा कि आपको जाके चुनाव लड़ना है, अनाउंस हो गया है, ना बोलबेन ना करबेन ना। इस बार उन्होंने कहा सबके सामने कि अपना नाम तो हमरा फाइनल कर दिए, अपना को थैंक्स देते हुए कि इसमें कुछ चीज़ें शायद अभी मेंशन नहीं भी हुई हैं जो कि पेंडिंग है। जब होगा तो होगा। मिसाल के तौर पे जो अभी 2-3 दिन पहले बहुत ही बढ़िया कम्युनिटी हॉल हमने इनका हरिराम जी से पहले अभी वहाँ गए नारायण बाबू का पांडेश्वर में, और मेरा ऐसा ख्याल है कि ऐसा कम्युनिटी हॉल शायद हमने आसनसोल ने नहीं देखा होगा। मैं अभी बता सकता हूँ, बहुत अच्छा लगा। मैं खुद इतना प्रभावित हुआ कि मैंने कहा कभी घोषणा करूं ना करूं, लेकिन मैंने कहा मेरा बस चला तो हम इसको और इसका एक्सटेंशन करें अपने आप। हमको नारायण बाबू ने नहीं बोला, मैं देख के इतना प्रभावित हुआ। हमने कहा नहीं, यहाँ पे प्ले भी हो सकता है, यहाँ कार्यक्रम भी हो सकता है, कल्चरल एक्टिविटीज़ भी और हो सकती है, बहुत अच्छा। उसी तरह जो हरिराम बाबू ने किया अपने क्षेत्र में, वो तो आप लोग को ज़्यादा पता होगा, कमाल किया है। मैं इनके गया था अपना, और जिसकी वो लो की अपेयरेंस और हाई की परफॉर्मेंस मैन हमारे अमरनाथ इधर चले गए थे, वही खामोश, ओके ठीक है। अच्छा, तब हमने इन्होंने जैसे तारीफ़ की, ये तो सब पे नज़र रखते हैं, सब पता है इनको कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। जैसे दासूदा, वो इसी का दासूदा हमारा फेवरेट है, बहुत बढ़िया, सब पे ऐसा शार्प। और इन लोगों के नज़र रखने के बाद तो सवाल ही नहीं पैदा होता था कि मैं कुछ गड़बड़ कर सकता था। अब मैं आपके कोर्ट में आ गया हूँ ये करके। अगर आपको इस मुद्दे पे कोई ख़ास बात करनी, हालांकि आप सब सुन चुके हैं, तो मैं किसी क्वेश्चन आंसर्स के लिए आपको आमंत्रित नहीं किया था, आपको बुलाया था एक मिलने के लिए कि ये टर्म सो कॉल्ड तरीके से ये टर्म ख़त्म हो रहा है और अब अगली बार चुनाव की घोषणा अगर हो जाएगी उसके बाद जब हम मिलेंगे, हम तो रेगुलर आते रहते हैं, तब आपसे
उस टर्म की शुरुआत के बाद भी मुलाकात करें। थैंक यू वेरी मच। सत्य होगा तो जरूर करेंगे। हरिराम बाबू इसलिए उनका कि बहुत दबंग आदमी है, ये छोड़ेंगे नहीं। लेकिन सेंटर जो कई बार कह जाती है वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट देती है। सेंटर जो है बहुत सारी बातें पॉलिटिकल कर जाती है। कल सही हाँ सही कल बात। भी आके क्या क्या पॉलिटिकल बयान देके चले गए यहाँ पे। अरे आपने अगर फंड यहाँ का मारा हुआ है पहले, तो इसके लिए आप पहले इतना अप्रिशिएट करते हैं ममता जी का, द ओनली लेडी चीफ मिनिस्टर इन द कंट्री, कितना कर रही है कि अपने लोगों को तकलीफ नहीं होने दे रही हैं। मनरेगा का फंड रख लिया, कितना फंड डेवलपमेंट का रोका वहाँ पे। सर, इफ आई में से वन थिंग, या प्लीज, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कानून है, हेल्थ इश्यूज में लोगों को बीमारियों से जो लिया है, बीमारियों के मामले में उनसे हमको जैसे, और कैंसर, यहाँ पे बड़ा ताज्जुब हुआ और अफसोस भी हुआ कि यहाँ पे इतने कैंसर के पेशेंट्स आए हैं। मेरा ख्याल है जितना मुझको, या तो ये प्रभु की कृपा है कि जितना फंड मुझे मिला है उनके लिए, वो शायद बहुत ही कम एमपी को ऐसा मिला होगा। और मैंने अप्रोच किया बार बार, सॉफ्ट रिमाइंडर के साथ लेटर्स लिखा, टेलीफोन किया। तो यहाँ पे हेल्थ के नाम पे मैं समझता हूँ इंडिया में बहुत ही कम इतने ऐसे एमपी होंगे सौभाग्यशाली जिनको इतना फंड मिला है गरीबों के लिए और उनकी बीमारी के लिए। दूसरा एक सवाल आपसे और था, अभी आपने अच्छा सवाल है ये। आपको अगर बता दूं कि जब मैं हेल्थ मिनिस्टर था या देश का कैबिनेट मिनिस्टर था या उसके पहले से भी, मैं फोर फ्रंट पर रहा हूं एंटी टोबैको कैंपेन पे, से नो टू ड्रग्स, ड्रग्स रोकने के रोकथाम के लिए मैं उसके फोर फ्रंट पर रहा हूं। और मैं बहुत लड़ाई लड़ता था एंटी टोबैको कैंपेन, जिसमें एंटी टोबैको में सिर्फ सिगरेट नहीं होता है, ना बीड़ी है कि तंबाकू है कि गुटखा है कि खैनी है। आप जानते हैं कई लोगों का ये भी मानना है, कई लोगों का, कि जब मैं हेल्थ मिनिस्टर था, कैबिनेट मिनिस्टर, तो मुझे जो शिफ्ट किया गया और जब मैं शिपिंग मिनिस्टर बना, हेल्थ जोन से मैं इसमें इकोनॉमिक जोन में भेजा गया, तो वो कई लोगों का मानना है कि टोबैको लॉबी के दबाव में ही ऐसा हुआ। मैं नहीं मानता हूँ, कई लोग ऐसा कहते हैं कि ऐसा हुआ क्या कि आपने तो एंटी टोबैको। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि बहुतों का मानना, और आप जैसे लोगों को इसी बातचीत के ज़रिए बता दूँ, इस पे हमारी काफ़ी स्टडी रही है और काफ़ी कोशिश रही है। मैं अभी तक ये कैंसर अवेयरनेस पे काम करता हूँ, एंटी टोबैको पे काम करता हूँ। और आपको बता दूँ, बहुतों का मानना है, बेस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स एंड प्रोफेशनल्स एंड डॉक्टर्स का मानना है कि सिर्फ टोबैको अगर बंद कर दें, सिर्फ टोबैको का कंजम्पशन बंद कर दें, तो 50% से ज़्यादा कैंसर ख़त्म हो जाएगा। ये होगा ही नहीं। अब तो खैर कैंसर का हुआ नहीं रहा। मैं चाहता हूँ हॉस्पिटल हो कई जगह, मैं यहाँ भी आसनसोल एक आध तो शायद आ रहा है। मेरी पूरी कोशिश है कि आसनसोल में आप लोग का साथ रहा, आप लोग का प्यार मिला, और अगली बार अगर हम रहे यहाँ पे प्रार्थी के तौर पर जब बताऊँगा, तो मेरी बड़ी कोशिश है, अभी से है और चलती रहेगी, कि यहाँ पे कम से कम आसनसोल में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आए। और ख़ासकर जैसा आपने कहा, हरे राम जी के हमारे कोल मजदूर फैमिली हैं, मज़दूरों के लिए, गरीबों के लिए ख़ासकर एक वो कोशिश होगी। और शायद मैंने पिछली बार भी कहा था, एक कोशिश और हो गई, मैं प्रदीप बाबू से और बाकी लोगों से बातचीत शुरू भी कर दी है कि यहाँ पे एक बढ़िया सा मेडिकल कॉलेज भी साथ में आया। यहाँ पे एक और हॉस्पिटल है जो कल आए थे, कौन सा? मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। अब आपसे अभी बात निकली और उसको हमने मेंशन नहीं किया, लेकिन उनको कल हमने बुलाया था, आए थे हमारे पास परसों, कल परसों में आए थे, मिलकर गए हमसे। और मैंने कहा कि आपके लिए क्या कर सकता हूँ बताइए, यहाँ पे हॉस्पिटल में क्या इसका, आपके पास इतनी ज़मीन है, इसमें मेडिकल कॉलेज की कोशिश करें। उनका आपसे हम भी चाहते हैं, तो चाहूँगा आइए मिलकर कुछ करते हैं, ताकि यहाँ के लोगों को सस्ता, सुंदर, टिकाऊ वो यहाँ पे मेडिसिन से लेके मेडिकल फैसिलिटी तक अवेलेबल हो। कैंसर भी उसमें से एक है। थैंक यू वेरी मच जो आपने प्रश्न किया। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आज का ये मुद्दा जो है, आज का ये जो, मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तो विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन लिमिटेड है ये, जो ये है हमारे अभी तक के पर्सनैलिटी इन टोटलिटी ने जो काम किया है और जिस तरह का आपको सहयोग और काम करवाया इन लोगों ने, तो मैं इसलिए यहाँ रखा। उसी विषय पर अगर तो करते तो अच्छा होगा। अभी उसका फिर बात ख़त्म नहीं होगी, फिर मेरे पास कहने वो कहूँगा ना, चुनाव के खत्म बहुत कुछ कहूँगा। फिर
पीएम मोदी पहला बार गए हैं, उनके रिएक्शन आपका, अगर आपका अपना रिएक्शन कुछ अगर बोलते तो अच्छा लगता। पहले बार अभी आर्टिकल 370 तो जाना चाहिए, हर जगह जाना चाहिए, कहीं और पहुंच जाते हैं कहीं और। हम अपने पॉलिटिकल रीजन से बातें करनी चाहिए कुछ और बातें करते हैं, बातें करनी चाहिए डेवलपमेंट की, बातें करनी चाहिए यूनिटी की, बातें करनी चाहिए कम्युनल हार्मनी की, सर्वधर्म समभाव की, बातें करनी चाहिए गरीबों की, बातें करनी चाहिए बेरोजगारी पे, बातें करनी चाहिए डॉलर का दाम इतना बढ़ा है, रुपए का इतना कम हो गया, बातें इस पर करनी चाहिए। हमारे स्टूडेंट्स की, हमारे यूथ की, एक तरफ कहते हैं दुनिया में 60% से ज़्यादा हमारे यूथ जो है भारतवर्ष में है, 24-25 साल के लोग, और आप साहब 60% यूथ में 60% तो बेरोजगार है। उस पर बात करनी चाहिए। तो मुद्दे भटका के इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, आर्टिकल 370 को अभी इनकैश करना चाह रहे हैं वो। तो इस पर मेरा इस वक्त ज़्यादा बोलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि बड़ा आपसे अलग से बात करेंगे जब भी, तो बहुत सारे मुद्दे हैं। सर, विरोधी लोगों का अरे राहुल गांधी वाला इसमें पूछो, शांत। सर, अब संसद में आसनसोल को लेकर एक भी क्वेश्चन राइज नहीं किया, ये विरोधी लोग बोल रहे मैं अभी तो बोल रहा हूँ, विरोधी लोग बोलेंगे, उनको और तो कुछ बोलने को है नहीं। कौन बोल सका इस बार पार्लियामेंट में? कौन सा हमको ऐसा सवाल भेजा, वैसा नहीं कौन सा सवाल भेजा जो हमने नहीं उठाया, जो सब बात नहीं की। लेकिन वहाँ आप ये भी देखिए ना कि इस बार क्या हो रहा था। जिस तरह से ब्रूट मेजॉरिटी में, जिस तरह से कई बार गाली गलौज भी हुआ, कई बार अपशब्दों का प्रयोग हुआ, पार्लियामेंट में इतना तनाव रहा, जाने के साथ ही बंद हो गया। कई बार हमने दिया, अच्छा 0 आवर में मेरी बात सुनो, तो 0 आवर में 3 बार ना हो गया। तो अभी हम लोग तेल की धार देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो कर सकते थे वो किया। और जो सुस्ती और खामी है, जो कमज़ोरियाँ हैं, कई प्रोजेक्ट जो कब का लगा हुआ अभी तक नहीं आया सामने, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जब प्रार्थी के तौर पे आऊँगा, उसके बाद जब काम যারা শত্রুঘ্ন সিনহাজিকে আশীর্বাদ করে লোকসভায় আসানসোলের প্রতিনিধিত্ব করতে তাকে সুযোগ দিয়েছিলেন, সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার তিনি কিভাবে করেছেন মাত্র এই কয়েক মাসের মধ্যে, সেটা আজকে আসানসোলের মানুষের কাছে তুলে ধরা হচ্ছে। যে তিনি সব স্তরের মানুষের জন্য কাজ করেছেন এবং যে উন্নয়ন তিনি মাত্র 1.5 বছরের মধ্যে আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে করেছেন, সেটা আপনাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রত্যেকটা বিধানসভায়, যে 7টা বিধানসভা ওনার লোকসভা কেন্দ্রে রয়েছে, সেই 7টা বিধানসভা কেন্দ্রেই তিনি উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন, যার মধ্যে নতুন রাস্তা তৈরি থেকে শুরু করে, পানীয় জলের ব্যবস্থা থেকে শুরু করে, স্ট্রিট লাইট, হাইমাস্ট লাইট, সোলার লাইট, কলেজে, স্কুলে ও শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি তার সব দিক থেকে তিনি চেষ্টা করেছেন যাতে আসানসোলের মানুষের উপকার হয়। এর সাথে সাথে ওনার এই কাজকর্মকে নিয়ে বিভিন্ন আসানসোলের মানুষ বিভিন্ন রকমভাবে এই 1 বছর 9 মাসে বিভিন্ন রকমভাবে উপকৃত হয়েছেন। কখনো রাস্তাঘাটের উন্নয়নের মধ্যেখানে উনি তার প্রাপ্য টাকা খরচা করেছেন, কখনো স্কুলের ডেভেলপমেন্টে জরাজীর্ণ বিল্ডিংগুলোর থেকে যাতে কিভাবে মুক্ত পাওয়া যায় সেই কথা চিন্তা করে উনি সেই স্কুলগুলো ডেভেলপমেন্ট করেছেন শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে। এবং ক্যান্সারের জন্য যে সমস্ত ট্রিটমেন্টের টাকা উনি বারবার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পার্শ্ব করে সেই সমস্ত আসানসোলবাসীর কাছে আদায় করে দিয়েছেন এবং মানুষ উপকৃত হয়েছে তাতে। এবং আপনাদের দেখেছেন যে বিভিন্ন রকমভাবে বিভিন্ন জায়গায় বাতি স্তম্ভ তৈরি করেছেন, হাইমাস লাইট লাগিয়েছেন, ড্রেনের সংস্কার করিয়েছেন, কমিউনিটি টয়লেট তৈরি করিয়েছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম আমাদের অসুবিধারও সম্মুখীন হয়েছি, যেখানে কেন্দ্রীয় সংস্থা রয়েছে তার কয়েকটি জায়গাতে যিনি কাজ পাস করেছিলেন আসানসোল মানুষের জন্য, আসানসোলবাসীর জন্য, সেখানে আমরা দেখলাম যে কেন্দ্রীয় সরকারের সেই অফিসাররা এসে বিভিন্ন জায়গায় বাধা দিয়েছেন। তো আসানসোলের মানুষ নিশ্চয়ই এর প্রতিবাদ করবেন আগামী দিনে, যে উন্নয়নের কাজকে স্তব্ধ করা যায় না।
আমাদের এমপি সাহেব বিভিন্ন রকমভাবে চেষ্টা করার মধ্যেখানে নতুন আসানসোলের রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন এবং সেটা তিনি বাস্তবায়িত করেছেন। ঋষি অরবিন্দের 150তম বর্ষ উৎসব উপলক্ষে দক্ষিণ ধাক্কা এলাকায় ঋষি অরবিন্দ ভবনও তৈরি করে দিয়েছেন একটা হলকে। তো ওনারই সাংসদ কোটার টাকা প্রায় 25 লক্ষ টাকা ওখানে খরচা করেছেন। তো এইরকমভাবে সারা শিল্পাঞ্চলে ওনার কুলটি কনস্টিটিউয়েন্সিতেও ঠিক এরকমভাবে খরচা করেছেন, আসানসোল কনস্টিটিউয়েন্সিতেও খরচা করেছেন, হীরাপুর আসানসোল দক্ষিণ কনস্টিটিউয়েন্সিতেও খরচা করেছেন এবং সর্বোপরি জামুরিয়া পাণ্ডবেশ্বরের জন্য উনি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন উন্নয়ন খাতে খরচা করেছেন। রেলের ক্ষেত্রে পাণ্ডবেশ্বরে বনাঞ্চলের মতন জায়গায় স্টপেজ করিয়েছেন, আসানসোল থেকে ব্যাঙ্গালোরের ট্রেনের ব্যবস্থা করিয়েছেন, এই সমস্ত রেলের সঙ্গেও বিভিন্ন রকমভাবে সুন্দর একটা যোগাযোগের ব্যবস্থা উনি করিয়েছেন, যেগুলো আসানসোলের মানুষের উপকার এবং যেটা এমপি সাহেবের কর্তব্যের মধ্যে পড়েন সেই কর্তব্য উনি পালন করেছেন। সর্বোপরি আসানসোলের মানুষকে উনি এত ভালোবেসেছিলেন, সে কথা চিন্তা করে আসানসোলের মানুষের বারবার খবর নেওয়ার জন্য উৎসব হোক এবং সংস্কারের ক্ষেত্রেও উনি বারবার আসানসোলে এসে উপস্থিত হয়েছেন এবং আসানসোলের মানুষকে বিভিন্ন রকমভাবে উৎসাহিত করেছেন এবং উনি ব্যবস্থা করেছেন তার উল্লেখ আছে। এছাড়া সাংসদ হিসেবে উনি যেসব ক্ষেত্রে মানুষের বিভিন্ন পরিষেবা দিয়েছেন তারও একটা পরিসংখ্যান আছে, এলাকাভিত্তিক এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে। এবং যেখানে উনি রেলের ডিভিশনের জন্য কি উন্নয়ন করতে পেরেছেন, রেল পরিষেবায় উনি বরাবর যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন বিরোধী পক্ষের কেউ যে ওনাকে দেখতে পাওয়া যাবে না হয়তো জেতার পরে, কিন্তু উনি অন্য যে কোনো সাংসদের থেকে বেশি সময় ব্যয় করেছেন আমাদের আসানসোল এবং সংলগ্ন এরিয়ায় ওনার কেন্দ্রের ভেতরে। এমনকি প্রয়োজনে আমাদের অনুরোধে উনি দুর্গাপুরেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গেছেন। এছাড়া উনি বিভিন্ন যে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের ভেতরেও যেখানে ওনার অনুমোদন লাগে, এটা আপনাদের জেনে রাখা দরকার, সেক্ষেত্রেও উনি যথাযথ সময়োচিতভাবে অনুমোদন দিয়ে সেই সব কাজগুলো করায় সহায়তা করেছেন। এবং বিভিন্ন মানুষের স্বাস্থ্যের পরিষেবা দেওয়ার জন্য যে ব্যবস্থা আছে, যেখানে সাংসদের অনুমোদন ছাড়া, তার রেকমেন্ডেশন ছাড়া কেউ সেই সুযোগ পেতে পারে না, সেখানেও উনি 1,10,50,051 ধরে নিন 977 টাকার প্রত্যেকটি পরিসংখ্যান দিয়ে আমি যা বললাম সব এখানে উল্লেখিত আছে। এইটা উনি 2 বছরের কম সময় করেছেন। কেন আমি বলছি, আমি পার্শ্ববর্তী এলাকায় আপনারা জানেন আমি সেখানকার বিধায়ক, আমাদের ওখানে অন্য একটি দলের সাংসদ আছেন, তারা বিগত 5 বছরে আমরা একটা বাতিস্তম্ভও পাইনি। আমি দুঃখ করে বলি, যে কথা উল্লেখ করলাম আপনাদের কাছে, যে কেন্দ্রীয় সরকারের কিছু প্রকল্প ভারত সরকার এখন অনুমোদন চান এলাকার সাংসদের কাছ থেকে। আপনাদের বলি, অন্য কথা ছেড়েই দিন, আমরা তো একটা বাতিস্তম্ভ পাইনি। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, যেখানে 76,000-এর লিড দেওয়া হয়েছিল, ওনার জনসমর্থন পেয়েছিলেন দুর্গাপুরের 2টো কেন্দ্র থেকে। সেইখানে একটা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনা 3 বছর ধরে ওনার অনুমোদনের জন্য একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা আদিবাসী ভাই বোনেদের ব্যবহারের জন্যে ভালুককোন্ডা থেকে গোপালপুর মিতালি সংঘ 5 কিলোমিটার 5,200 মিটারের রাস্তা, 5 কিলোমিটার এবং 200 মিটার, সেই রাস্তা 3 বছর ধরে চেষ্টা করে ওনার অনুমোদন পাওয়া যায়নি। এবং সেই জন্যে পিএমজিএসওয়াইয়ের পোর্টালে তোলা সত্ত্বেও আজ থেকে প্রায় 3 বছর আগে, 4.5 বছর আগে হবে, কারণ 1 বছর তো হয়েই গেল, রাজ্য সরকার নিজের কোষাগারের অর্থ থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই রাস্তা করে দিয়েছেন। এই রাস্তার জন্য আপনাদের মনে থাকবে যে আমাদের মূল যে জাতীয় সড়ক তা 2 বার বন্ধ করেছিলেন আমার আদিবাসী ভাই বোনেরা পেলে। তা সত্ত্বেও তার অনুমোদন পাওয়া যায়নি বলে সেই রাস্তা হয়নি। তাহলে অপেক্ষাকৃতভাবে আমার কাছে যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে, আমি সেই তথ্য আপনাদের কাছে তুলে ধরলাম। প্রত্যেকটি এখানে উনি পরিবেশন করেছেন, কিন্তু এই জন্যেই আপনাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে জানেন আমাদের প্রথম যে প্রার্থী ঘোষণা করেছেন আমাদের নেত্রী, তিনি হচ্ছেন শ্রী শত্রুঘ্ন সিনহা,
সেই জন্য আমরা নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছি। সেই প্রেক্ষাপটে উনি মনে করেছেন ওনার কাজের খতিয়ান আপনাদের সামনে তুলে ধরা। আপনাদের অনুরোধ করব যে আপনারা যাতে সন্তুষ্ট হন, আপনারা যে কোনো প্রশ্ন করতে পারেন, উনি তার জবাব দেবেন। আপনারা आपके सपनों के घर को और सुंदर बनाने के लिए यूनिक डेकोर और यूनिक सैनिटेशन लेकर आया है एक कंप्लीट बाथरूम डेस्टिनेशन शोरूम। एक से एक डिजाइन और टिकाऊ सामान, नल, पाइप, कंप्लीट बाथरूम सेट किफायती दामों में। जैक्वार, एस्को, प्राजो, आर्टिज के ब्रांड उपलब्ध हैं। हमारा पता यूनिक डेकोर्स, पार्वती शॉपिंग आर्केड, शॉप नंबर 4 एंड 44 GT रोड, आश्रम मोड़, आसनसोल। दूसरा पता यूनिक सैनिटेशन 82 NS रोड, आसनसोल। संपर्क नंबर 943404247603 4123 00062।